हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्या हाल है दोस्तों, बढ़िया सब। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। अमायरा की डर, रूही और नेहा का माफी। वहीं अमायरा जो हैरान थी वो रोते हुए गुस्से से बोली, संजीत बेबी, क्या तुम देख रहे हो इस लड़की ने मुझे कैसे धक्का दिया? क्या तुम इस लड़की को कुछ नहीं बोलोगे? उसकी बात सुनकर संजीत गुस्से से बोला, तुमने रुचिका को कैसे हाथ लगाया? उसने बस तुम्हें धक्का दिया है, तुम बिना जाने किसी को कैसे थापड़ मार सकती हो अमायरा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलत काम में भी सपोर्ट करूंगा। वहीं अमायरा हैरान थी, आज पहली बार संजीत ने उससे इस लहजे में बात किया था, जिस वजह से उस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आगे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो संजीत? तुमने देखा नहीं इस लड़के ने क्या कहा? वो मुझे मारकर कुत्ते को खिलाने की बात कर रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो, उन दोनों को कुछ नहीं बोलोगे। आप पहली बार तुमने मुझसे ऐसे बात किया संजीत, वो भी इन लोगों के लिए। क्या ये लोग तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अमायरा जानबूझकर जोर देकर रो रही थी। तुम बदल गए हो संजीत, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। कॉलेज में अगर कोई मुझे कुछ बोल देता था तो तुम उससे मेरे लिए लड़ जाते थे। अब तुम बदल गए हो। क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? ये लड़की कौन है? क्या तुम इस लड़की को पसंद करने लगे हो, इसलिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर संजीत हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो गुस्से से अमायरा को देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है अमायरा? वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त यश मित्तल की बहन है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और तुम्हारी गलत में भी तुम्हारा साथ दूंगा? और इस बात से ही तुमने मान लिया कि मैं रुचिका को पसंद करता हूं? क्या तुम अभी भी अपनी सेंस में हो अमायरा? संजीत की बात सुनकर अमायरा हैरान हो गई। क्या उसने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया? क्या बस संजीत और इस लड़की का ऐसा ही रिश्ता है? ये बस यश मित्तल की बहन है। अमायरा को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने सुना था रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली दोनों फैमिली ही अपनी बेटियों को ज्यादा बिगाड़ कर रखते हैं। वो कभी भी उन पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसने संजीत से एक बार सुना था कि यश अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब ये मित्तल फैमिली की बेटी है, और उसने कुछ भी बिना जाने रुचिका को थापड़ मार दिया। वहीं रुचिका की तो डे से दिल जी टूट गया था जब संजीत ने ये कहा कि तुमने कैसे मान लिया कि मैं रुचिका को पसंद करता हूं। मतलब संजीत कभी भी उसे पसंद नहीं करता था, ना ही कभी भी आगे उसे पसंद करेगा। वो ही गलत होप लगा कर बैठी है कि शायद ये लड़की संजीत के लिए बस अट्रैक्शन है। नहीं, अब वो और नहीं तड़पना चाहती थी। अब हर दिन वो संजीत की यादों में रोना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे कोई बहस नहीं करना है, मुझे घर जाना है। राशि, अगम प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ दम घुट रहा है मेरा। रुचिका रोते हुए अपनी आंसू को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। राशि भी जानती थी कि संजीत की गर्लफ्रेंड को देखकर आज रुचिका की दिल सच पूरी तरह से टूट गया होगा। ठीक है अगम, चलो यहाँ से। अगम ने गुस्से से अमायरा को देखा और बोला, भले ही तुम संजीत भाई की गर्लफ्रेंड हो, पर मेरी बहन मेरे लिए सबसे कीमती है। अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर संजीत की तरफ देखकर बोला, भले ही आप संजीत रायजादा हो, पर मैं भी अगम मित्तल हूं। मैं आपको भाई कहता हूं, इसलिए मैंने इस लड़की को छोड़ दिया। पर यकीन मानिए, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके खिलाफ जाने से पूछे नहीं हटूंगा। हम मित्तल फैमिली भी कोई आसान टास्क नहीं है। इतना कहकर वो रुचिका और राशि के साथ वहां से जाने लगा। आई एम सॉरी मिस मित्तल, मुझे पता नहीं था कि आप मित्तल फैमिली से हो और मिस्टर यश के बहन हो। मुझे लगा पहले की तरह कोई मेरे संजीत को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मैं आपको माफी मांगती हूँ। प्लीज आप इस वजह से अपनी फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच की बॉन्ड को खराब मत करना। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए। ये सब मेरी गलती है, मैंने बिना जाने आप पर हाथ उठा दिया। आप चाहे तुझे आप मार सकती हो। अमायरा ने अपनी मगरमच्छ का रोना शुरू कर दिया था, ताकि संजीत के साथ साथ मित्तल फैमिली के सामने भी अच्छी बन सके। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के बीच रिश्ता खराब हो जाए और उसकी वजह वो खुद बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या आगे चलकर वो रायजादा फैमिली में शादी कर पाएगी? इसी बात का अमायरा को सबसे ज्यादा डर था। उसकी बात सुनकर रुचिका की आंखों से बस आंसू बह गए। वो वहां से चली गई। रुचिका की ये हालत देखकर संजीत के दिल में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। वो रुचिका को रोकना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर जाने अनजाने में वो कितनी बार उससे हट कर चुका था।
आज भी रुचिका कितनी डरी हुई थी, कितनी पेन में थी। फिर भी अमायरा ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। तभी अमायरा ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और मासूम बनते हुए बोली, सॉरी संजीत, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दोस्त की बहन है। मुझे गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। संजीत को इस वक्त अमायरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अमायरा की हाथ को झटक दिया और बोला, ओह जस्ट स्टॉप इट अमायरा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम 25 साल की, तुम्हें अपना दिमाग यूज नहीं करना आता है क्या? पहले भी तुमने ऐसा 2 बार किया था। तब मैंने ये सोचकर तुम्हें कुछ नहीं बोला कि शायद तुम बस मुझे लेकर पोसेसिव और इनसिक्योर हो। पर अब मुझे लगता है हमें कुछ वक्त के लिए सेपरेट रहना चाहिए, ताकि हम दोनों को ही कुछ वक्त के लिए टाइम मिल सके और तुम भी हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से सोच सको। ये तुम क्या कह रहे हो संजीत, हमें क्यों अलग रहना चाहिए बेबी? मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, बस एक बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में भी मैं नहीं सोच सकती, अमायरा रोते हुए बोली। तो ठीक है, खुद की इस बिहेवियर को सुधारो। इतना कहकर संजीत वहां से अमायरा को बिना लिए चला गया। ये देखकर अमायरा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। आज संजीत कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रहा था, पर अमायरा संजीत को नहीं छोड़ सकती थी। वो कब का संजीत से शादी करना चाहती थी, पर संजय उसे हर वक्त शादी करने से टाल देता है। इसलिए वो संजीत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी, ताकि संजीत चाहकर भी कभी उससे दूर ना हो सके और जल्दी ही दोनों शादी कर ले। पर उनकी रिलेशन को 4 साल हो गए थे, पर आज तक संजीत ने कभी उसे खुद के पास नहीं आने दिया। उनके बीच तो एक किस भी आज तक नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए अमायरा भी अपनी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना संजीत कहीं उससे दूर ना ही जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या करेगी? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नियति विला पहुंची, हॉल में ही रूही और नेहा ने उसे रोक लिया और इस वक्त दोनों नियति के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो रूही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बचपन में मेरी वजह से तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। ये सब मेरी गलती थी। अगर मुझे गलतफहमी नहीं हुई होती तो तुम्हें घर से नहीं जाना पड़ता, रूही रोते हुए नियति को देखकर बोली। पर नियति तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई जोकर हो। तभी नेहा भी बोली, सॉरी नियति, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने दोस्तों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था कि तुम इस घर की एडॉप्टेड बेटी हो। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वहीं बाकी सब घर वाले देख रहे थे कि नियति माफ करेगी या नहीं। वहीं रूही भले ही नियति के सामने घुटनों पर बैठी थी, पर उसकी दिल में इस वक्त और भी ज्यादा नफरत बढ़ रही थी। नियति ने उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस 3rd ग्रेड की एक्टिंग देखकर मुझे समझ नहीं आएगा कि और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? तुम दोनों भूल गए हो क्या मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती हूँ? लोगों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे तुम दोनों को मेरे सामने ये माफी मांगने की, एक्टिंग करने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? नियति हंसते हुए बोली। तो रूही और नेहा दोनों की मुंह काला पड़ गया। रूही मासूम बनते हुए बोली, मैं सच में तुमसे माफी मांग रही हूँ नियति, पर मुझे तुम्हें माफ नहीं करना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ? फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरी दुनिया माफी जैसा कोई वर्ड नहीं है। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ सजा होता है, वो भी मौत से भी ज्यादा भयानक सजा, जिसे देखकर मौत भी कांप जाए। क्या तुम दोनों माफी के बदले मुझसे सजा एक्सेप्ट करेगी? इतना कहकर नियति थोड़ा नीचे झूठी रूही और नेहा को भयानक नजरों से घूर कर देखा। रूही और नेहा को तो नियति की आंखें देखकर ही डर लग रहा था। नियति की आंखें इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में अगर ज्यादा देर तक वो देखते रहे तो वो नियति की इस नजर से ही मर जाएंगे। नियति ने उन दोनों को एक टेडी स्माइल पास किया। उसकी वो स्माइल इतनी डरावनी थी कि घरवाले भी देखकर डर गए। नियति को अब इन सब से धीरे धीरे खेलने में मजा आ रहा था। वो अपनी मजा को इतनी जल्दी खराब नहीं करना चाहती थी। वो इन सबको धीरे धीरे तड़पाना चाहती थी जैसे इन लोगों ने नियति को तड़पाया था। वहीं जय और आकाश आदित्य नियति के पास आ गए। जय हंसते हुए विपुल जी को देखते हुए बोला, आपने कहा था ना, अगर मेरी लिटिल सिस्टर ने इस लड़की को माफ नहीं किया तो मेरी लिटिल सिस्टर जो चाहे इन्हें सजा दे सकती है। जय की बात सुनकर नियति की होंठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। वो जय को देखते हुए बोली, सच में मिस्टर विपुल शेखावत ने ऐसा कहा था? क्या वो अपनी लाडली प्रिंसेस को सजा भुगतते हुए देख पाएंगे? इतना कहकर वो विपुल जी को देखने लगी।
डे से उनका मजाक उड़ा रही हो। विपुल जी जो ऑलरेडी निराश थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और बोले, हाँ अगर तुम चाहो तो रूही और नेहा को सजा दे सकती हो। विपुल जी और क्या कह सकते थे, नियति तो रूही और नेहा को माफ करने से रही। तभी सीखा जी बोली, ये आप क्या कह रहे हो, मानती हूँ कि रूही और नेहा से गलती हुई है, उसके लिए वो घुटनों पर बैठकर माफी मांग तो रहे हैं, उनकी हालत देखो, क्या ये दोनों और सजा सह पाएंगे। अरजित भी बोला, मोम ठीक कह रही है, एटलीस्ट रूही और नेहा को थोड़ा ठीक तो हो जाने दे, उसके बाद नियति चाहे तो उन्हें सजा दे सकती है। आपने भाई की बात सुनकर पहले जो रूही और नेहा खुश थी, वो हैरान ही गई, क्या उसका भाई बस उन्हें ठीक होने तक टाइम दे रहा है ताकि वो फिर से सजा के लिए प्रिपेयर हो सके। उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, वाह मिसेस सीखा शेखावत, कितना प्यार है आपनी सौतेली बेटी और आपनी सौतान की बहन की बेटी से। मानना पड़ेगा, आपने तो खुद की पैदा किए बेटी को भी इससे 1% प्यार नहीं किया होगा। वैसे अगर मैं सजा दे सकती हूँ तो क्यों ना आज से 15 दिनों तक रूही और नेहा तुम दोनों पूरे गार्डन और पुल एरिया को साफ करो और घर की काम भी करो, जैसे क्लीनिंग और चॉपिंग। ये तो बहुत छोटी सजा है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों तो ये आराम से कर लोगी है ना। उसकी बात सुनकर रूही और नेहा हैरान हो गए। वो और गार्डन साफ और घर साफ करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं बोला। तो विपुल जी बोले, अगर नियति ने यही सजा रूही और नेहा को दिया है तो उन्हें ये सजा पूरी करनी होगी। आपने डैड की बात सुनकर रूही और नेहा घबरा गई। वहीं तभी नियति का फोन रिंग करने लगा। नियति ने कॉलर आईडी देखा तो मामी जी शो हो रहा था। नियति आगे कुछ कहे बिना एलिवेटर की तरफ चली गई और अंदर जाकर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से एक नाराजगी भरी आवाज आई, बच्ची तुम तो अपनी मामी को ही भूल गई। उनकी बात सुन मार नियति की इमोशनलेस फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मामी आपको पता है ना मैं जहां हूं, नियति हंसते हुए बोली। तो उधर से जवाब आया, हाँ हाँ पता है बच्ची, तुम इस वक्त मेरी उस दिमागहीन बेवकूफ ननंद और उन सभी पागलों के बीच हो। दो फिक्र, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। नियति ने कॉलर आईडी देखा तो मामी जी शो हो रहा था। नियति आगे कुछ कहे बिना एलिवेटर की तरफ चली गई और अंदर जाकर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से एक नाराजगी भरी आवाज आई, बच्ची तुम तो अपनी मामी को ही भूल गई। उनकी बात सुनकर नियति की इमोशनलेस फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मामी आपको पता है ना मैं जहां हूं, नियति हंसते हुए बोली। तो उधर से जवाब आया, हाँ हाँ पता है बच्ची, तुम इस वक्त मेरी उस दिमागहीन बेवकूफ ननंद और उन सभी पागलों के बीच हो। अब आगे तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं आपको भूल गई हूं। अगर सच कहूं तो यहां उनके साथ खेलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नियति हंसते हुए 4th फ्लोर से लिफ्ट से बाहर निकलकर बोली। तभी एक और औरत की आवाज आई, बच्चा तुम ये सब छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि कहीं वो सब तुम्हें परेशान तो नहीं करते हैं ना। नहीं छोटी मामी, आपको लगता है कि ये जोकर मुझे परेशान कर सकते हैं? ये लोग सिर्फ मुझे एंटरटेन कर सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी बात सुन मार उधर से उस लेडी की सर्फ आवाज आए, ओह तो फिर ठीक है मेरी बच्ची, मुझे पता था वो पागल लोग तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर भी मैं और तुम्हारे मामा जी बहुत परेशान थे, तुम भी वहां जाने के बाद कॉल ही नहीं कर रही हो। इसलिए भाई भाभी मोम डैड तुम्हारे तीनों भाई भी तुम्हें लेकर बहुत परेशान है और बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि तुमसे कांटेक्ट हुआ है या नहीं। तुमने उनका भी फोन नहीं उठाया कितने दिनों से। मैं बस अपनी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बिजी थी छोटी मामी। आप और मामा जी परेशान मत होइए और बड़ी मामी आप भी और मामा जी भी परेशान मत होइए। और नाना जी नानी माँ को भी कहना वो परेशान ना हो। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं भाई से मिलने जाऊंगी। मैं आज उन्हें कॉल करके बता दूंगी। नियति हंसते हुए उन्हें शांत करवाते हुए बोली। वो रूम के अंदर आ गई थी, जाकर सोफे पर बैठ गई। उधर से पहली वाली लेडी जो नियति की बड़ी मामी थी वो बोली, ठीक है पर तुम्हें बहुत जल्दी हमसे मिलने के लिए आना होगा, वरना हम सब तुमसे मिलने के लिए वहां आ जाएंगे। वैसे भी मोम डैड और तुम्हारे मामा जी कब से तुमसे मिलने की बात कर रहे थे। हमें उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो आरती मोम डैड तो उसे देखना तक नहीं चाहती है, पर अगर तुम्हारी वजह से वहां आना पड़ा तो हम सब आएंगे। नहीं मामी मैं आपसे मिलने आऊंगी। थोड़ी देर बात करने के बाद नियति ने फोन रख दिया और अपनी फोन को अपने हाथ में घुमाने लगी और गहरी सांस लेकर उसने सोचा कि अब उन्हें कॉल करना ही होगा। नियति की दोनों मामा जी उसे बहुत प्यार करते थे, या यूं कहे कि पूरी भारद्वाज फैमिली ही नियति को अपनी आंखों का तारा मानते थे। नियति के नाना जी नानी उसे छोटी बच्ची की तरह प्यार करते थे।
नियति 3 साल पहले उनसे मिली थी और उन्हें बाद में उसे हॉस्पिटल में पार्वती जी के साथ देखकर पता चल गया था कि नियति उनकी नातिन है। पहले तो नियति इस अनजान रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी, पर फिर उन सबके प्यार को देखकर उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया। उनके साथ रहने पर भी वो सेफ फील करती थी। उसके दोनों मामा जी और मामी जी उससे बहुत प्यार करते थे, उसे किसी खजाने की तरह ट्रीट करते थे। और उनके 3 बेटे थे, उसके बड़े मामा जी की 2 बेटे थे और छोटे मामा जी की 1 बेटा था। इसलिए वो नियति को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और नियति को बिल्कुल भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। वो उनके साथ इमोशनली ज्यादा जुड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इतना ज्यादा बात नहीं करती थी। पर टाइम के साथ साथ सब बदल गया। तीनों भाइयों के प्यार से नियति उनसे अटैच हो गई। वो अब भी वो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है, पर उसने सोच लिया था अब जब उसे भाइयों का प्यार मिल रहा है तो वो क्यों इसे छोड़ेगी। जब उन्होंने उस वक्त सुना था कि सीखा ने नियति के साथ कैसे बुरा बिहेव किया है, वो सब यहाँ आकर सीखा जी और बाकी सब के साथ को सेटल करना चाहते थे, पर नियति ने ही उन्हें रोक लिया क्योंकि वो उस वक्त शेखावत फैमिली की नजरों में नहीं आना चाहती थी। उसने अपना सिर झटका और अपने पास आए मेल चेक करने लगी। तभी उसे रिपोर्ट की याद आया कि कियान प्रखर का बेटा नहीं है। ये बात नियति को पिछली जिंदगी में क्यों नहीं पता चली। कियान किसका बेटा है फिर अगर वो प्रखर का बेटा नहीं है तो। वहीं नीचे नियति के जाने के बाद सब सोफे पर बैठ गए। सीखा जी को रोना आ रहा था। नियति बार बार रूही को उनकी सौतेली बेटी कह रही थी। सिर्फ उनकी गलती की वजह से वो नियति से हर बार दूर हो जाती थी। तभी रूही बोली, डैड मोम भाई क्या सच में हमें गार्डन साफ और घर की क्लीन सब करना पड़ेगा? मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं आता है। हाँ डैड, नियति ने जो कहा हम सच में तो उसे रूही को नहीं करने दे सकते हैं, है ना? I mean, रूही और नेहा दोनों को इन सब काम के बारे में कुछ नहीं पता है। ऊपर से उन दोनों की हालत इतनी खराब है, वो कैसे इतना काम कर सकती है? अर्जित भी बोला, वो नहीं चाहता था कि रूही इस हालत में काम करे। जय ने उन सबको देखा और बोला, तो क्या अगर रूही को नहीं आती है ऑनलाइन शॉपिंग तो ये अच्छे से कर लेती है। आज ऑनलाइन सीख ले कि कैसे गार्डन को साफ करते हैं और प्लांट्स की केयर लेते हैं। रही बात घर काम में तो उससे ये सब स्टाफ सिखा देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जय जी बात सुनकर रूही और नेहा ने गुस्से से मुठ्ठियां कस लिया। वो बच सकती थी इस पनिशमेंट से, फिर जय भाई को क्या जरूरत थी यहाँ सबके बीच बोलने की। तभी विपुल जी बोले, ठीक है, नियति ने उन्हें घर से नहीं निकाला तो उसने जो पनिशमेंट दिया है तुम दोनों को उसे पूरा करना होगा। उनकी बात सुनकर रूही हैरान हो गई। डैड, उसने बस इतना ही बोला था और कुछ मत कहो, इसमें तुम दोनों की गलती है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर विपुल जी वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे सीखा जी भी बिना कुछ और कहे चली गई। जय और बुआ जी की फैमिली भी अपने रूम में चले गए। भाई क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कैसे ये सब करना है। रूही रोते हुए अमृत की हाथ को पकड़कर बोली, आपको पता है ना मुझे डस्ट से भी एलर्जी है, मैं कैसे रूम क्लीन करूंगी? अमृत ने रूही की हाथ को थपथपाया और बोला, मुझे पता है तुम दोनों को ही ये काम नहीं आता है, पर तुम दोनों ने गलती की है, फिर भी मैं तुम्हारी इस सजा को कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों की ही गलत ठीक नहीं है। इतना कहकर अमृत बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी एक मीटिंग थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहीं रूही और नेहा वहां से अपनी रूम में चली गई। सरिता जी भी किचन में चली गई। आज उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। जय की नफरत को देखकर उन्हें डर कैसा रहा था कि कहीं एक दिन जय नियति की तरह ही उन्हें मरा हुआ ना मान ले। वहीं विपुल जी अपने रूम में सिर पकड़कर बैठे हुए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो नियति की नफरत को कैसे कम करे। क्या हुआ, आप फिर से नियति के बारे में सोच रहे हो? सीखा जी वॉशरूम से बाहर आकर बोली। तो विपुल जी ने उन्हें देखा और बोले, ये सब हमारी गलती है। काश उस दिन हम हमारी बच्ची से एक बार सच पूछ लेते, एक बार उसकी बातों पर भरोसा कर लेते तो आज ये सब नहीं हुआ होता। विपुल जी की आंखों में आंसू थे। सीखा जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, मुझे पता है कि हम सबसे गलती हुई है, अब हम कैसे इस गलती को सुधारे, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। विपुल जी ने भी उन्हें गले से लगा लिया और बोली, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए उसकी नफरत कभी खत्म होगी। सीखा जी ने कुछ नहीं कहा। विपुल जी सच में स्वार्थी थे, या यूं कहे कि वो सब बहुत स्वार्थी थे। विपुल जी उस वक्त नहीं चाहते थे कि सीखा जी उनकी बेटी रूही से ज्यादा नियति से प्यार करे।
उन्हें लग रहा था बच्चा होने के बाद सीखा जी और रूही को ज्यादा टाइम नहीं देगी। वहीं सीखा जी को बस विपुल जी का प्यार चाहिए था। पर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो विपुल जी उनसे दूर रहने लगे, जिसकी वजह सीखा ने दिल ही दिल में आपने पेट में पल रहे बच्चे को माना। और वो विपुल जी को कुछ कहने की जगह आपने स्वार्थ और प्यार में अंधी होकर आपने पेट में पल रही बच्ची से ही नफरत करने लगी। रूही से भी वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रूही दुखी रहे। वही अमृत और अर्जित भी नियति को प्यार नहीं कर पाए, क्योंकि वो रूही को दुखी नहीं देखना चाहते थे। और उन सब का ये डिसीजन और भेदभाव आज उन पर ही भारी पड़ रहा था। आज वो लोग चाहकर भी नियति को ये नहीं कह सकते थे कि तुम हमें माफ कर दो। विपुल जी और सीखा जी दोनों ही यही सोचकर रो रहे थे। तभी सीखा जी बोली, मुझे पता है वो हमसे नफरत करती है, पर हम सब मिलकर एक ना एक दिन उसे मना लेंगे। विपुल जी ने उन्हें देखा और फिर उठकर बालकनी में चले गए। उन्हें अब हर दिन हर रात बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रखर इस वक्त कियान को लेकर रायजादा मेंशन जा रहा था, क्योंकि सुमित्रा जी ने उसे अपनी कसम दे कर बुलाया था, ये कहकर कि वो कियान अपने पोते को देखना चाहती है। डैड, क्या हम रायजादा मेंशन के जगह मम्मी को देखने के लिए उनके घर नहीं जा सकते हैं? मम्मी के पास रहना कितना अच्छा लगता है, और यहाँ आपके घर में वो चुड़ैल सारिका आंटी जब देखो आपके पीछे पड़ी रहती है। मुझे डर है कि कहीं आपके पीछे चुड़ैल आंटी को देखकर मम्मी गलत ना समझ ले। और अगर शफी ही नहीं हुई तो फिर तो मम्मी हमेशा के लिए मेरी मम्मी नहीं बन सकती। इतना कहकर कियान ने मुंह बना लिया। उसे ज्यादा चिपका चिपकी पसंद नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी मम्मी से चिपकना पसंद था, वरना पहले वो कभी किसी के गोद में नहीं बैठता था। इसलिए वो रायजादा मेंशन नहीं जाता था, भले ही सब उसे बहुत प्यार करते थे। पर जब भी वो सारिका को अपने डैड के आसपास देखता था उसे गुस्सा आ जाता था, वो सतर्क हो जाता था। इस वक्त कियान की आंखें और भी डार्क हो गई। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि ये एक छोटा बच्चा है। उसकी आंखें देखकर जो गुस्से में लग रहा था। प्रखर ने उसकी सिर को सहलाया और बोला, शांत कियान, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो पर हमेशा आपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, और कभी किसी को ये गैस मत करने देना कि तुम नेक्स्ट क्या मूव करने वाले हो। ओह डैड, आई अंडरस्टैंड, कियान ने सिर हिलाकर बोला। फिर मन ही मन बोला, अगर किसी ने भी मेरी मम्मी की जगह लेने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर में प्रखर कियान के साथ रायजादा मेंशन में पहुंच गया था। प्रखर और कियान दोनों अंदर चले गए। कियान बिल्कुल प्रखर की तरह रौब से चल रहा था। वो इस वक्त छोटा डेविल लग रहा था, उसकी फेस पर कोई भाव नहीं था। अंदर सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, सिर्फ सुकांत जी को छोड़कर, क्योंकि वो किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए थे अजीत जी के जगह पर। प्रखर और कियान को देखकर सबकी होंठों पर स्माइल आ गई। सारिका की होंठों पर तो सबसे बड़ी मुस्कान थी। प्रखर और कियान को देखकर सब खुश थे, खास करके कियान को देखकर, क्योंकि कियान यहाँ अकेले आने को राजी नहीं होता था। इसलिए वो सिर्फ प्रखर के साथ आता था, और प्रखर तो 6 महीने में एक बार ही आता था। बस कियान की होने के बाद वो थोड़ा ज्यादा आता था। सुमित्रा जी जल्दी से जाकर कियान को अपने गले से लगा लिया। मेरे प्यारे शहजादे, क्या तुम्हें अपनी इस बूढ़ी परदादी से प्यार नहीं है, जो तुम कभी भी यहाँ हमारे पास रहने के लिए नहीं आते हो? आप बूढ़ी कहाँ हो ग्रेट ग्रैंड माँ, आप तो दादी माँ की बड़ी बहन लग रही हो। इतना कहकर कियान ने स्माइल किया। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी कर साथ साथ सबको हंसी आ गई। अच्छा, तो क्या तुम कुछ दिन आपने इस ग्रेट ग्रैंड माँ के पास रहोगे? सुमित्रा जी कियान की हाथ पकड़कर बोली। तो कियान झट से बोला, नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। 3 कियान की तारीफ करना, आप मुझे जहर देकर मारना चाहती हो? सुमित्रा जी जल्दी से जाकर कियान को अपने गले से लगा लिया। मेरे प्यारे शहजादे, क्या तुम्हें अपनी इस बूढ़ी परदादी से प्यार नहीं है, जो तुम कभी भी यहाँ हमारे पास रहने के लिए नहीं आते हो? आप बूढ़ी कहाँ हो ग्रेट ग्रैंड माँ, आप तो दादी माँ की बड़ी बहन लग रही हो। इतना कहकर कियान ने स्माइल किया। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी कर साथ साथ सबको हंसी आ गई। अच्छा, तो क्या तुम कुछ दिन आपने इस ग्रेट ग्रैंड माँ के पास रहोगे? सुमित्रा जी कियान की हाथ पकड़कर बोली। तो कियान झट से बोला, नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। अब आगे कियान की बात सुनकर वो सब हैरान हो गए। मम्मी के साथ रहूंगा? पर अभी मम्मी आई ही कहाँ है जो कियान अपनी मम्मी के साथ रहने की बात कर रही है? पर बेटा, अभी तक तो आपकी मम्मी की शादी आपके डैड से नहीं हुई है ना? क्यों ना तब तक आप यहाँ हमारे साथ रुक जाओ। उनकी बात सुनकर कियान मुंह बनाकर बोला, क्या हुआ? अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा जल्दी, डैड ने कहा है। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे।
सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो हम ही आपसे मिलने के लिए कभी कभी विला जाया करेंगे। इतना कहकर दादी माँ ने कियान को सोफे कर बिठा दिया। सबने लाचारी में सिर हिला दिया क्योंकि सबको पता था कि कियान बिल्कुल प्रखर की तरह है। वो मुंह पर ही लोगों की बेइज्जती कर देगा और फिर मासूम बनकर निकल जाएगा। वहीं कियान की मुंह से मम्मी सुनकर सारिका की दिल में टीस सी उठी। अगर यहाँ कियान कुछ दिन रहता तो प्रखर भी रहता, तब वो प्रखर और कियान की दिल जीतने की कोशिश कर सकती थी। पर कियान भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं था तो वो क्या ही कर सकती थी। उसने बहुत बार कोशिश किया था कियान की दिल जीतने की, पर वो कभी भी कियान की दिल को नहीं जीत पाए। कियान हमेशा प्रखर की तरह ही उसे कोल्ड शोल्डर देता था। सब थोड़ा हैरान भी थे कि कियान किसी को मम्मी बनाने के लिए इतना डेस्परेट है, क्योंकि पहले जब भी उसे घर में कोई बोलता था कि उसे कैसी मम्मी चाहिए, हम उसके लिए ढूंढ कर देंगे, तो कियान बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था और उसे किसी के क्लोज जाना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कितनी बार तो सारिका ने भी उसकी क्लोज जाने की कोशिश की थी, पर बार कियान उसे देखकर ऐसा मुंह बना लेता था और दूर हो जाता था। जैसे सारिका की छूने से उसकी बॉडी में कोई वायरस फैल जाएगा। और आज वही कियान किसी को अपनी मम्मी बनाने के लिए इतना खुश था। तो वो सब भला कैसे हैरान न होते। सब हैरानी से प्रखर को देखने लगे। तभी अंकिता जी हैरानी से बोली, क्या सच में कियान बेटा आपको अपनी होने वाली मम्मी इतनी पसंद है? कियान सिर हिलाकर अलसाए बच्चों सी आवाज में बोला, ऑफ कोर्स कियान को मम्मी बहुत पसंद है। अच्छा तो कियान अपनी मम्मी से मिल चुका है? प्राची ने हंसते हुए पूछा। तो कियान हाथ हिलाकर बोला, वो कियान की मम्मी है तो पहले डैड ने कियान को ही मम्मी से मिलाया था। मेरी मम्मी एक एंजल है, उन्होंने मुझे बचाया था। मतलब क्या कह रहे हो तुम बच्चे? उसने तुम्हें बचाया था कब, कैसे, और तुम्हें क्या हुआ था बच्चा? सब परेशान होकर कियान और प्रखर को देखने लगे। तो कियान ने बोल दिया कि कैसे उसके डैड उसे अपनी मम्मी से मिलाने लेकर गए थे, और जब गाड़ी कियान को टक्कर मारने वाला था तब मम्मी ने कियान को बचा लिया। उसने जितना हो सकता उतना अपनी मम्मी की तारीफ कर दिया। वो अपनी मम्मी से पार्टी में मिलने गया था। उसने वो भी बता दिया कि वो अपने डैड के साथ मम्मी से मिलने पार्टी में गया था। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। प्रखर क्या उस लड़की से इतना प्यार करता है? वहीं सारिका जो प्यार से प्रखर को देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या सच में प्रखर उस लड़की से इतना प्यार करता है, जो उसने कियान को भी उससे मम्मी की कर मिलवाया, और कियान भी उस लड़की को इतना पसंद करता है? सारिका ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर फीकी स्माइल करते हुए कियान को देखकर बोली, क्या सच में तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है कियान? उसकी बात सुनकर कियान का मुंह बन गया। ये चुड़ैल आंटी कहना क्या चाहती है? वो मुंह बनाकर बोला, ठंडे भाव से बोला, हाँ मुझे अपनी मम्मी बहुत ज्यादा पसंद है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। भला मुझे मेरी मम्मी क्यों पसंद नहीं आएगी? आपसे तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है। जब आप मेरी मम्मी को देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। कियान की बात सुनकर सारिका का दिल बैठ गया। क्या सच में वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि वो भी उसकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचकर उसे नियति की चेहरा याद आ गई, जो आज उसने मॉल में देखा था। वो ठंडा और खूबसूरत चेहरा, जो किसी को भी अपने पीछे पागल कर सकती थी। आज तक सारिका सोचती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, शायद वो इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है, पर नियति को देखकर और उसकी टैलेंट देखकर उसकी ये बहन पूरी तरह से टूट गया था। उसने जल्दी से सिर झटका, वो उस लड़की के बारे में क्यों सोच रही है? सुप्रिया जी देख पा रही थी कि सारिका कितनी उदास हो गई है। तभी स्वाभिमान बोला, अब लगता है सच में भाई और मेरे छोटे से भतीजे को भाभी बहुत पसंद आ गई है। अब तो सहनाई बजकर ही रहेगा और मैं शादी में सबसे आगे डांस करूंगा। इतना कहकर उसने दे से प्रखर को हक करने हाथ बढ़ाया। प्रखर ने उसे घूरकर देखा। उसकी एक नजर से ही स्वाभिमान ने अपने हाथ पीछे खींच लिया और दांत दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं प्राची दी को हक कर लूंगा। प्रखर, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी है? सुमित्रा जी ने फिर से पूछा। आपको क्या लगता है, अगर मैं श्योर नहीं होता तो मैं उससे शादी करता? प्रखर ने ठंडे भाव से कहा। तो दादी माँ बोली, ठीक है, पर तुम्हें उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम उसे शादी के बाद नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें शादी के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, वरना क्या पता तुम उस बच्ची को धमकी देकर शादी कर रहे होगे। उनकी बात सुनकर प्रखर डेविल स्माइल करके बोला, डोंट वरी, मैं आपकी बहू के साथ दिन रात हर पल वक्त बिताऊंगा, ताकि आपको शादी के बाद ही पोता पोती मिल जाए। प्रखर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब मुंह फाड़कर उसे देख रहे थे।
प्रखर को आज तक किसी ने इतनी बेशर्मी से बात करते हुए नहीं सुना था। अब सब समझ गए थे कि प्रखर उस लड़की को लेकर बहुत सीरियस है, वरना वो कभी सबके सामने ऐसी बात नहीं करता। नालायक, तुम ये बड़ों के सामने कैसे बात कर रहे हो, अंकिता जी उसे डांटते हुए बोली। तो प्रखर बिना भाव के बोला, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, अब ने शादी करूंगा तो मेरी बीवी तो आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट होगी ही ना। अगर ने थोड़ी जल्दी हमारे बच्चे को लाने की प्रोसेस करूं, इसमें क्या गलत है। अब तो सब और भी हैरान थे, ये प्रखर को हो क्या गया है जो वो ऐसी बेशर्मी भरी बातें सबके सामने ही कह रहा है। जो भी हो, उनके लिए अच्छा था कि प्रखर बदल रहा है और फैमिली बनाना चाहता है, ये एक खुशी की बात थी। वहीं सारिका का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या प्रखर अभी से उस लड़की के साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है? क्यों प्रखर को किसी लड़की से इतना प्यार कब हो गया? उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो वहीं बैठी सबके साथ नॉर्मली बात करती रही। बैठकर देर तक बात करने के बाद सुमित्रा जी बोली, ठीक है, अब चलो, डिनर का टाइम हो गया है। कब से आए हो तुम दोनों? हमारे पोते को भूख लगी होगी। प्रखर तो जब से आया था आपने फोन में लगा था। वहीं बाकी सब कियान की मुंह से आपनी होने वाली मम्मी की तारीफ सुन रहे थे। तो कब टाइम बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं शेखावत मेंशन में सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठे हुए थे। शिखा आज बार बार नियति की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने आज खुद नियति के लिए खाना बनाया था और वो चाहती थी नियति उसकी बनाए खाने को खाए। अगर उसे पसंद आए तो वो जरूर उसके लिए आगे भी बना देगी। डे से वो रूही और आपने दोनों बेटों के लिए उनकी फेवरेट फूड बनाती है, पर उसे डर था कि कहीं नियति ने अगर उसकी बनाए खाने को ही नहीं खाया तो। स्टाफ सबको खाना सर्व कर रहे थे, वहीं रूही और नेहा दोनों थककर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, क्योंकि उनकी सजा के हिसाब से आज उन्होंने डिनर के लिए जो भी बना था उन सबकी चॉपिंग किया था, वो भी पहली बार। इसलिए दोनों नाजुक राजकुमारियां बहुत थक गई थी और उन्हें भूख भी लगी थी। तभी एक स्टाफ ने नियति को भी खाना सर्व किया। खाना देखकर नियति की भौहें सिकुड़ गई, उसकी आंखें ठंडी हो गई। उससे नियति की पिछली जिंदगी की याद आ गई, जब शिखा हमेशा रूही के लिए उसकी फेवरेट खाना बनाया करती थी और नियति को भी वो खाना चाहे पसंद हो या ना हो वही खाना पड़ता था। और नियति ने जब डिशेज देखा, यहाँ सब कुछ रूही की पसंद का था। और एक बार तो इस खाने की वजह से नियति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि विपुल जी की तरह ही नियति को पिनट्स एलर्जी था। पर रूही को जो डिशेज पसंद थी उनमें पीनट्स की पेस्ट डालने से रूही को उसका फ्लेवर और भी अच्छा लगता था, इसलिए शिखा जी उसमें पीनट का पेस्ट डालती थी। पर शिखा जी ने विपुल जी के लिए अलग खाना बनाया करती थी, पर नियति के लिए बस वही खाना था जो रूही की पसंद का था। और उसे खाकर नियति की एलर्जी इतनी बढ़ गई थी कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ये सब खाना देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, उसकी ऑरा और भी ठंडा और भयानक हो गया। नियति ने गुस्से से उस स्टाफ को देखा और बोली, क्या ये बकवास ही बना है खाने में? उसकी तेज आवाज सुनकर वो स्टाफ थोड़ी डर गई, वहीं शिखा जी भी डर गई। वो स्टाफ हकलाते हुए बोली, वो मैम, आज बड़ी मैम ने सारा खाना बनाया था। स्टाफ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि आज तो चॉपिंग रूही और नेहा ने की थी और कुकिंग शिखा मैम ने, तो वो भला क्या ही कर सकते थे। वहीं रूही उस खाने को देखकर खुश हो गई। उसे लगा नियति ने उसे पनिशमेंट दिया था चॉपिंग करने का, इसलिए शायद गुस्से में शिखा जी ने नियति को सबक सिखाने के लिए सारा खाना उसकी ही पसंद का बनाया है। तभी शिखा जी डरते हुए बोली, नियति, क्या ये खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या खाने में कुछ प्रॉब्लम है? तभी रूही शिखा जी की तरफ देखकर खुशी से बोली, वाह मोम, थैंक यू, आपने आज मेरा सारा फेवरेट खाना बनाया है। रूही की बात सुनकर शिखा जी का दिल बैठ गया। वो एक पल के लिए सुन पड़ गई। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने सारा खाना रूही की पसंद का बनाया था। नियति की पसंद के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था और ना ही उन्होंने किसी से पूछने की जहमत उठाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तो नियति के लिए खाना बनाया था, पर आदत के अनुसार वो फिर गलती कर बैठी। तभी नियति सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, सुन लिया आपने मिसेस शिखा शेखावत, ये सारा खाना जब आपने अपनी प्यारी बेटी रूही के लिए बनाया है तो मुझे क्यों पूछ रही है कि मुझे पसंद है या नहीं? मुझे लगा तुम्हें ये खाना पसंद आएगा। शिखा जी आंखों में आंसू लिए बोली, ये सब आपकी बेटी को पसंद है, मुझे नहीं मिसेस शेखावत। और क्या आप मुझे ये जहर देकर मारना चाहती थी? नियति नफरत भरी आवाज में बोली। वहीं नियति की बात सुनकर सब हैरान थे। क्या शिखा ने क्या नियति की खाने में जहर मिलाया है क्या? सब नियति को परेशान होकर देखने लगे। वहीं विपुल जी भी हैरान थे।
तो शिखा जी हैरानी से और शक होकर बोली, ये क्या बोल रही हो नियति, मैंने जब जहर दिया। तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? नियति कोल्ड स्माइल करते हुए बोली, इन सभी खाने से मुझे पीनट्स की स्मेल आ रही है और पीनट्स से मुझे एलर्जी है, तो क्या ये मेरे लिए जहर नहीं है? मिसेस शिखा शेखावत, क्या आप अपनी सौतेली बेटी को मैंने जो सजा दिया है उसके लिए इसको सेटल कर रही हो? 4. शिखा जी की आंसू पास्ट की बातें। सब नियति को परेशान होकर देखने लगे, वहीं विपुल जी भी हैरान थे। तो शिखा जी हैरानी से और शक होकर बोली, ये क्या बोल रही हो नियति, मैंने जब जहर दिया। तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? नियति कोल्ड स्माइल करते हुए बोली, इन सभी खाने से मुझे पीनट्स की स्मेल आ रही है और पीनट्स से मुझे एलर्जी है, तो क्या ये मेरे लिए जहर नहीं है? मिसेस शिखा शेखावत, क्या आप अपनी सौतेली बेटी को मैंने जो सजा दिया है उसके लिए इसको सेटल कर रही हो? अब आगे अगर ऐसी बात है तो बोल दीजिए, क्योंकि मुझे ये आपका नाटक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आप इस वक्त कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरे लिए बहुत फिक्र है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे ये पीनट्स खिलाकर मारना चाहती थी, है ना मिसेस शिखा शेखावत? अगर मैं उसे खाकर मर गई तो फिर आपकी प्यारी सौतेली बेटी की रास्ता तो क्लियर हो जाएगा, है ना? समाया की बात सुनकर शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नियति बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। उनका इतना कहना था कि नियति गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मैं आपकी कोई बेटा नहीं हूं मिसेस रागिनी शेखावत, आप मुझे सिर्फ बेटा बुलाना बंद कीजिए और मेरे नाम से बुलाए तो ही अच्छा होगा। शिखा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। गलती उनकी थी, उन्होंने ये सब खुद बनाया था और सब कुछ रूही की पसंद का था, इसमें से कुछ भी नियति की पसंद का नहीं था। वहीं विपुल जी भी उदास थे, उन्हें पता था सारा खाना शिखा ने नियति के लिए जी बनाया था, क्योंकि उनसे बात करने के बाद शिखा जी उनसे ये बोलकर आई थी कि आज वो नियति के लिए खाना बनाएंगे जो उसे बहुत पसंद आएगा। पर उन्होंने नियति या दादी माँ से पूछा ही नहीं कि नियति को क्या पसंद है और क्या नहीं, और उन्होंने जो भी खाना बनाया सिर्फ रूही की पसंद का था। ऊपर से उसमें पीनट्स भी डाला हुआ था। उन्हें अच्छे से पता था कि ये एलर्जी कितनी खतरनाक है, क्योंकि पीनट्स से उन्हें भी एलर्जी थी और उन्हें पता था अगर गलती से भी उन्होंने पीनट्स खा लिया तो फिर कितनी बुरी हालत हो जाती है। इसमें से कुछ भी डिश नियति की पसंद का नहीं था, तो ये तो जाहिर सी बात है कि नियति की नफरत उनके लिए कम होने की जगह और भी बढ़ जाएगी। वो आंसू भरी आंखों से शिखा जी को देखने लगे। उन्हें आज शिखा जी की इस काम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नियति गुस्से से बोली, आप अपना ये झूठे रोने का ड्रामा मेरे सामने मत कीजिए मिसेस शिखा शेखावत। आपकी प्यारी मनहूस बेटी भी यही करती थी और इस रोने की एक्टिंग से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मिसेस शिखा शेखावत। ये सुनकर शिखा जी और भी तेजी से रोने लगी। वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे, पर क्या नियति उन पर विश्वास करेगी? फिर नियति डेविल की तरह हंसते हुए बोली, वैसे आपको पता नहीं था कि मुझे एलर्जी है, या फिर आपको याद ही नहीं था कि मुझे एलर्जी है? क्या आप भूल गई हैं मिसेस शिखा शेखावत, जब मैं 5 साल की हुई थी, मेरी बर्थडे पर आप सब प्यारी परिवार की तरह अपनी मनहूस कुतिया बेटी की रिजल्ट आने की खुशी मनाने गए हुए थे। मैं कुछ गलती ना करूं इसलिए आप सब ने मुझे अपने रूम में बंद कर दिया था। सुबह से मैं भूखी प्यासी अपनी रूम में अकेली अपनी जन्मदिन मना रही थी, क्योंकि दादी जी भी हॉस्पिटल में थी। जब दादी माँ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, उन्होंने मेरी रूम का दरवाजा खोला। आपको पता है उस वक्त कितना बज रहा था? उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और आपने 5 साल की बच्ची को दिन भर भूखा रखा था। जब दादी माँ ने आपको पूछा तो आप सबने बोला कि मैं आपके साथ रूही की पार्टी में जाने की जिद कर रही थी और आप सब नहीं चाहते थे कि मैं वहां जाकर हंगामा करूं। उस दिन मिसेस शिखा शेखावत, आपने अपनी प्यारी घटिया सौतेली बेटी की अच्छी रिजल्ट आने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए खुद खाना बनाया था। पर समाया उस बेवकूफ को लगा कि आप उसकी जन्मदिन के लिए खाना बना रही हो। वो छोटी सी बच्ची ये सोचकर गलतफहमी में थी कि उसे कम से कम आज तो अपनी फेवरेट खाना मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि वो खाना सिर्फ खाना नहीं, मिसेस शिखा शेखावत की हाथ से बनी जहर है, जिसे उन्होंने अपनी प्यारी बेटी रूही शेखावत के लिए बनाया था, जिसे खाकर बेचारी नियति, जिसे एलर्जी थी, वो बीमार हो गई। आपको जबकि पहले से ही पता था कि आपकी बेटी को एलर्जी है। क्या आपको याद है मिसेस शिखा शेखावत, वो नियति मर गई है। मैं वो नियति नहीं हूं मिसेस शिखा शेखावत, में कोई अंधी या बेवकूफ नहीं हूं।
जो मैं आपकी इन बकवास बातों पर भरोसा कर लूं, मुझे अच्छे से पता है आप ये सब बस अपनी बेटी के लिए कर रही है, ताकि आप अपनी घटिया बेटी की बदला मुझसे ले सके, क्योंकि मैंने उसे सजा दिया है। वो अपनी बचपन की दर्द से भरी बातें ऐसे सबको बोल रही थी, जैसे वो उन सबको किसी और की कहानी सुना रही हो। पर नियति की बात सुनकर बुआ जी, फूफा जी और बाकी सबको नियति के लिए बहुत दर्द हो रहा था। शेखावत फैमिली की प्रिंसेस होकर भी उसने कितना कुछ सहा है, इसका अंदाजा आज उन सबको फिर से एक बार हो रहा था। विपुल जी, शिखा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमृत भी नम आंखों से नियति को देख रहा था। कितना कुछ सहा है नियति ने, किस लिए? बस उन सब की सेल्फिशनेस की वजह से। उसे आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने रूही की वजह से नियति को नजरअंदाज किया। जब नेहा घर आई तब तो उन सब ने आराम से उसे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि नेहा के साथ तो उनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं था। पर नियति तो उनकी खुद की बहन थी। फिर उन सब ने नियति के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों वो सब नियति को कभी प्यार और केयर नहीं दे पाए? सबको वो दिन याद आ गया। उन सब ने नियति को घर में रहने को बोल दिया था। उनके हिसाब से नियति रूही से जलती है, और अगर वो उनके साथ उसकी रिजल्ट की आने की खुशी में शामिल हुई तो पता नहीं वो रूही के साथ क्या करती। इसलिए सबने स्टाफ से कहकर उसे रूम में भेज दिया और उसे रूम लॉक करने को बोल दिया, ताकि नियति बाहर आकर तमाशा ना कर पाए। पर उन सब ने ये नहीं कहा था कि नियति को खाना मत देना। तो फिर उन स्टाफ ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन लोगों ने एक बच्ची को दिन भर भूखा रखा? जब वो घर आए और दादी माँ ने उन सबको डांटा, तो उन सबको लगा कि ऐसा करके नियति सिर्फ उनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और खाते वक्त भी शिखा जी ने ध्यान नहीं दिया कि वो नियति को खाने के लिए क्या दे रही है। पर जब खाते ही नियति को खांसी आने लगी और उसकी बॉडी पर लाल रैशेस बन गए और उसकी मुंह से खून बह गया, वो सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। तब जाकर सबको रियलाइज हुआ कि नियति को तो पीनट से एलर्जी है। विपुल जी की तरह ही विपुल जी के लिए अलग खाना बना था, पर नियति जैसी छोटी बच्ची के लिए नहीं। शायद तब पहली बार सब उसे लेकर परेशान हो गए थे और सब उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। ट्रीटमेंट के बाद 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही। दादी माँ को छोड़कर विपुल जी और शिखा जी दोनों उस रात को रुककर सुबह घर आ गए थे, क्योंकि रूही को घर में अकेले रहने में डर लगता और वो छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे। दोनों के मन में नियति के लिए थोड़ा गिल्टी था, पर जैसे ही उन्होंने रूही को रोते देखा और कल रात को उसे कितना डर लगा ये बोलते देख, विपुल जी और शिखा जी दोनों के दिल से गिल्ट तुरंत खत्म हो गई। उनके हिसाब से नियति को अगर एलर्जी था तो उसे खाना ही नहीं खाना चाहिए था, चाहे उसे कितना भी भूख क्यों ना लगी हो। फिर भी सबकी कंसर्न पाने के लिए उसने ये सब किया होगा। वो फिर नियति को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गए, जैसे इसमें उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। उन सब ने ऐसा ही रिएक्ट किया। ये सब सोचकर विपुल जी और शिखा जी का दिल फटा जा रहा था। वहीं रूही नफरत से नियति को देख रही थी। अर्जित का फेस न्यूट्रल था। वहीं नेहा भी रूही की तरह ही गुस्से में नियति को देख रही थी। रूही के हिसाब से नियति पास्ट की बातें बोलकर सबके मन में अपने लिए गिल्ट पैदा करना चाहती थी। वो रोते हुए बोली, नियति मोम ने बस मेरे लिए खाना बनाया, इसमें इतनी बड़ी क्या गलती कर दिया है उन्होंने? तुम क्यों पुरानी बात को लेकर बैठ गई हो? मोम बस भूल गई थी कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है, तो क्या तुम्हें पास्ट को बातों को बोलकर उन्हें रुलाना चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ और भी तो बन सकती है, स्टाफ बना देगी। ओहो रियली मिस मनहूस शेखावत, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और मिसेस शिखा शेखावत रोए या फिर कुछ भी करे उससे मुझे क्या तुम्हें नहीं पता है? उल्टा उन्हें रोते देखकर तो मुझे बहुत खुशी ही होगी। नफरत जो करती हूं मैं उनसे, घिन आता है मुझे तुमसे और तुम्हारी सो कॉल्ड सेल्फिश माँ, बाप और भाई से। नियति की बात सुनकर रूही ने गुस्से से अपनी मुठिया भींच लिया। क्यों नियति उसकी बातों में क्यों नहीं फंस रही है? वो आगे कुछ कहती उससे पहले नियति ने दादाजी और बाकी सबको देखा और बोली, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे जहर खाने का कोई शौक नहीं है। दादी माँ हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से स्टाफ को नियति के लिए डिनर बनाने के लिए बोल दिया। वहीं जय ने भी गुस्से से डाइनिंग टेबल को छोड़ दिया और नियति के पीछे चला गया। उसे अपनी प्रिंसेस के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी लिटिल सिस्टर ने यहाँ बहुत कुछ सहा था। इतना तो उसने भी यहाँ टॉलरेट नहीं किया था जितना उसकी लिटिल सिस्टर ने छोटी सी उम्र से सह लिया था। क्या अब तुम खुश हो शिखा? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची भूखी है। क्या अब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरी बच्ची को दर्द देकर?
अगर तुम्हें अपनी इस बेटी पर इतना ही प्यार आ रहा था तो तुम सिर्फ उसके लिए खाना बनाती, तुमने स्टाफ को बाकियों के लिए खाना बनाने से क्यों रोका? दादी माँ गुस्से से बोली। कौशल्या जी भी बोली, हाँ सीखा, तुमने ये बहुत गलत किया है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी को इतनी सीरियस एलर्जी है? तो तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? और जो अभी नियति ने कहा अगर वो सच है तो मैं तो तुम सबको इंसान की तरह भी पहचान नहीं पा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो आज क्या हुआ, अब नियति बच्ची तुम सबसे पूरी तरह से अलग हो गई है। अब वो तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, मैं उससे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? प्रखर का गुस्सा। कौशल्या जी भी बोली, हाँ सीखा, तुमने ये बहुत गलत किया है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी को इतनी सीरियस एलर्जी है? तो तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? और जो अभी नियति ने कहा अगर वो सच है तो मैं तो तुम सबको इंसान की तरह भी पहचान नहीं पा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो आज क्या हुआ, अब नियति बच्ची तुम सबसे पूरी तरह से अलग हो गई है। अब वो तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। अब आगे। उनकी बात सुनकर सबने अपना सिर झुका लिया, वो जानते थे ये सब सिर्फ उनकी ही गलती है। तो वो भला क्या ही कह सकते थे? विपुल जी बोले, बुआ जी मुझे पता है हम सब ने बहुत बड़ी गलती किया है और आज सीखा ने रूही के लिए नहीं नियति के लिए खाना बनाया था, पर उसने बनाने से पहले ये जानने की कोशिश ही नहीं किया कि नियति को क्या पसंद है और क्या नहीं। उनकी बात सुनकर कौशल्या जी हंसते हुए बोली, ये माँ होकर इसे ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी को खाने में क्या पसंद है। ये भी नहीं पता कि नियति को पीनट से एलर्जी है और तुम कह रहे हो उसने नियति के लिए खाना बनाया। दादी माँ भी गुस्से से बोली, आगे से तुम्हें ऐसा कुछ कारण की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज की तरह फिर कभी मेरी बच्ची भूखी रहे। तुम बस अपनी इस बेटी रूही पर ध्यान दो जिसे तुम इज्जत प्यार करती हो। बाकी रहा मेरी बच्ची की बात तो उसे मैं खुद संभाल लूंगी, जैसे बचपन में संभाला था। तुम्हें उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सीखा जी की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मोम वो मेरी बेटी है, भले ही मैंने उसे नेग्लेक्ट किया था पर मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तो फिर ये क्या था? क्या तुम अभी अभी मेरी बच्ची को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी? उसे वो पीनट्स वाला खाना खिलाकर क्या तुम भूल गई बचपन में भी तुमने यही किया था? और मेरी बच्ची की हालत कितनी खराब हो गई थी, 2 दिन तक उसे होश नहीं आया था। क्या तुम ये कहने वाली हो कि तुम्हें ये बात याद नहीं था? मुझे सच में याद नहीं था माँ, वरना मैं कभी ये खाना नहीं बनाती। सीखा जी रोते हुए बोली, हूँ जब तुम्हें नियति की पसंद पता ही नहीं है तो तुम्हें रूही की पसंद की खाना बनाने की क्या जरूरत थी उसके लिए? तुमने तो स्टाफ को भी खाना बनाने से रोक दिया। वहीं बाकी सब चुप थे। विपुल जी भी जानते थे कि इसमें गलती सीखा की है, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। वहीं रूही ने जब सुना कि ये सारा खाना भले ही उसकी पसंद का था पर उसकी मोम ने इसे तो नियति के लिए बनाया था, उसने तो सोचा था उसकी मोम उसके लिए ये सब बना रही है। पर सच जानकर नफरत और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। क्यों अब उसकी मोम उस नियति को इतना क्यों प्यार करने लगी है? नहीं, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी मोम, डैड और भाई में से कोई भी नियति को प्यार करे या उसे अटेंशन दे, क्योंकि उसे सबकी तरफ से इस अटेंशन की आदत हो गई थी। आकाश और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम दोनों भी नियति और जय के साथ खा लेंगे। इतना कहकर दोनों उठे और वहां से बिना किसी से कुछ सुने ऊपर भाग गए। वहीं ऊपर नियति अपनी रूम में लैपटॉप लेकर बैठी थी। उसने तो बस एक ड्रामा क्रिएट किया था। वो देखना चाहती थी कितनी बार वो बेइज्जत होने के बाद भी उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं जैकी सोफे पर बैठकर उसे डिजाइन क्रिएट करते हुए देख रहा था। अपनी बहन की स्किल को वो बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा था। तभी आकाश और आदित्य भी अंदर आ गए और नियति की दूसरी तरफ बैठ गए। भाई क्या आप बिना खाए यहाँ आ गए हो? नियति ने ड्रॉ करते हुए पूछा। तो आदित्य बोला, हाँ तो इसमें क्या गलत है, जब हमारी प्यारी बहन वहां नहीं खा रही है तो हमने सोचा हम भी तुम्हारे साथ ही खाएंगे। उसकी बात सुनकर नियति की होंठों कर अनजाने में ही एक स्माइल आ गई। थोड़ी देर में उसने एक बहुत अच्छा गाउन डिजाइन बना दिया था, जिसे देखकर तीनों भाई हैरान थे। इतने कम टाइम में, सिर्फ 10-15 मिनट में नियति ने इतना अच्छा डिजाइन बना दिया था। वाओ लिटिल सिस्टर, इतने कम टाइम में इतनी क्रिएटिव डिजाइन। मैं तो आज से तुम्हारा और भी बड़ा फैन बन गया हूँ। हाँ प्रिंसेस, तुम बहुत अच्छी डिजाइन बनाती हो, क्या मेरे लिए भी कुछ बना दोगी? आदित्य ने चमकती आंखों से पूछा। इसलिए तो प्रिंसेस दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइनर में आती है, आकाश बोला।
नियति बोली, ठीक है, आपका कॉलर प्रेफरेंस मुझे बता देना, मैं आपके लिए कोई न्यू डिजाइन क्रिएट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य खुश हो गया और उसे हक करके बोला, थैंक यू मेरी प्रिंसेस। थोड़ी देर में उनका खाना भी रूम में आ गया तो तीनों भाई बारी बारी से नियति को खिलाने लगे। खाना खाने के बाद तीनों बैठकर नियति से बात करने लगे। वहीं नियति बस उन्हें जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों नियति को गुड नाइट बोलकर उसकी माथे को चूम कर रूम से चले गए। इस बात से अनजान की कोई दूर से बड़े गुस्से से उन तीनों को देख रहा है। ये कोई और नहीं प्रखर था जो बालकनी से ये सब देख रहा था। वो कब का आ चुका था जब नियति और जय इस रूम में आए थे, पर वो अंदर नहीं आया। पर नियति को पता था कि प्रखर बालकनी में है। उसके बाद तीनों का नियति को खाना खिलाना, फिर उसकी माथे को चूमना, ये प्रखर की बर्दाश्त की सीमा से बाहर था। जैसे ही वो तीनों बाहर आए, प्रखर एक झटके से बालकनी से सीधा नियति के सामने पहुंच गया। उसकी स्पीड इतनी थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाता, पर नियति को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि प्रखर पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रखर के अंदर जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी, खास करके ट्रेंड इंसानों से भी ज्यादा प्रखर के पास पावर थी। नियति ने लापरवाही से प्रखर को देखा, फिर आपने लैपटॉप में काम करने लगी और काम करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आपको चोरों की तरह दीवार कूदकर आना इतना पसंद है जो आप हर बार मेरे रूम में दीवार से कूदकर आ जाते हो? पर प्रखर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने एक झटके से नियति की गोद से लैपटॉप को उठाकर सोफे पर फेंक दिया और झटके में नियति को गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर फेंक दिया। उसकी आंखें इस वक्त लाल और सुनहरी हो रही थी। जैसे वो इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में हो। वो नियति के ऊपर आ गया और दांत पीसते हुए बोला, बनी, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें किसी भी लड़के को अपने पास नहीं आने देना है? तो फिर तुमने उन तीनों को तुम्हारे माथे पर किस कैसे करने दिया? वो इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसका दिल दे से जल रहा था। भले ही उसे पता था कि वो तीनों नियति के भाई थे, पर फिर भी उसे उन तीनों से जलन हो रही थी। नियति एकटक प्रखर की आंखों को देखकर ऑब्जर्व कर रही थी। वो प्रखर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी। थोड़ी ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चल गया कि प्रखर जब गुस्से में होगा तो उसकी आंखें ब्राउन से सुनहरी हो जाएंगी और गुस्से में वो क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं, और जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ है उनका गुस्सा सबसे खतरनाक होगा। और वो सब अपनी चीजें या फिर जिससे वो ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव होंगे। एक तरह कहा जाए तो ये किसी सन की साइकोपाथ टाइप बन जाते हैं उस वक्त। नियति ने प्रखर को देखा जो आपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे अब थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने इस ब्लड पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसे पता था जब प्रखर पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा तब उस वक्त उसे कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि कोई भी अलग जीन्स इंसान के जीन्स से नहीं मिल सकता। अगर मिल भी जाए तो ये प्रोसेस इतना दर्दनाक होगा कि जीने से ज्यादा मरना अच्छा लगेगा। पर ये इंसान जो उसके सामने था और बीच बीच में उससे फ्लर्ट करता था, वो कितने दर्द में होगा। उसे ये भी पता चला था कि इन्हें दिन में भी ज्यादा धूप में रहने से बहुत तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बीबी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है तुम्हारे करीब किसी और का आना, चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। मेरे दिल को ये बर्दाश्त नहीं है बनी, मेरा दिल दर्द से फट जाएगा बनी। प्रखर जब भी आपने गुस्से को कंट्रोल करता था उसे आपने दिल और सिर में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे वो आपने अंदर की जानवर को जबरदस्ती दबा रहा हो। इसलिए तो पिछली बार वो अपनी बनी के सामने ही नहीं आता था ताकि कहीं गलती से भी वो उसे चोट ना पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर नियति के दिल में पता नहीं क्यों प्रखर को टाइट हक करने का मन किया। पता नहीं क्यों वो प्रखर की आंखों में वो उदासी को सहन नहीं कर पा रही थी। वो प्रखर को शांत करवाना चाहती थी, उसकी दर्द को खत्म करना चाहती थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और प्रखर को हक कर लिया। कुछ पल के लिए तो प्रखर हैरान हो गया, पर जब उसे समझ आया कि उसे उसकी बनी ने हक करके रखा है उसका गुस्सा दे से गायब हो गया। उसके दिल में एक सुकून उतर आया। उसने अपने आप को नियति की बाहों में ढीला छोड़ दिया और उसने भी नियति को हक कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बनी ने उसे अपने साइड से ऐसे हक किया है। नियति उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरते हुए शांति से बोली, शांत हो जाए आप, इतना गुस्सा आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसकी गर्दन में अपने नाक को रगड़ा और उसकी नेचुरल सेंट को इनहेल करते हुए बोला, तो फिर बनी क्यों ना तुम मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करो। आज से तुम किसी लड़के के करीब नहीं जाओगी और मुझे ऐसे ही अपने पास रहने दो।
इतना कहकर उसने नियति की गर्दन को सक किया। तो नियति के अंदर सिहरन सी दौड़ गई। अब जब आप गुस्से में नहीं तो आप मेरे ऊपर से अब उठिए मिस्टर आयजादा। उसने डिसाइड किया था कि वो प्रखर के लिए कोई मेडिसिन बना देगी, ताकि उसे ज्यादा गुस्सा ना आए और नींद भी आए, क्योंकि कुछ जानवर रात को नहीं सोते थे। और वो जीन्स इस वक्त प्रखर को बेचैन कर रहा था। नहीं, मुझे नहीं उठना है, मुझे ये पोजीशन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, प्रखर बेशर्मी से बोला और उसकी गले पर किस और बाइट करने लगा। वहीं नियति प्रखर को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। 5. प्रखर नियति की रोमांटिक मोमेंट पछतावा। उसने डिसाइड किया था कि वो प्रखर के लिए कोई मेडिसिन बना देगी, ताकि उसे ज्यादा गुस्सा ना आए और नींद भी आए, क्योंकि कुछ जानवर रात को नहीं सोते थे। और वो जीन्स इस वक्त प्रखर को बेचैन कर रहा था। नहीं, मुझे नहीं उठना है, मुझे ये पोजीशन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, प्रखर बेशर्मी से बोला और उसकी गले पर किस और बाइट करने लगा। वहीं नियति प्रखर को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। अब आगे प्रखर को नियति की सॉफ्ट स्किन किसी रुई की तरह स्मूथ लग रही थी। डे से उसके जोर लगाने से ही वो पिघल जाएगी। वो डे से नियति में ही खोने लगा था। वो नियति की गर्दन को किस और सक कर रहा था। डे से ये उसका फेवरेट काम हो, उसे नियति की खुशबू पागल बना रही थी। ऐसा लग रहा था डे से वो धीरे धीरे और भी मदहोश ही रहा हो। वहीं नियति को तो अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसका हाथ प्रखर की बालों में कस चुके थे। जब उसे प्रखर के बाइट करने से दर्द हुआ तो वो अपने होश में वापस आए। वहीं प्रखर तो नियति में खोया अपने हाथ को नियति की सीने पर चलाते हुए उसके एक उभार को मसल रहा था। नियति उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर प्रखर आज नियति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो तो अभी नियति के अंदर समा जाना चाहता था। उसने नियति की दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर उसकी सिर के ऊपर कर दिया और फिर उसकी नाइट सूट की 2 बॉटम खोलकर उसकी सीने पर चूमने लगा। नियति की सांसें तो डे से थमने वाली थी। ऐसा कुछ वो पहली बार महसूस कर रही थी। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त उसकी हार्मोन्स का क्या हाल हो रखा है। उसने तो सोचा था वो प्रखर को मेडिसिन बना कर देगी, पर ये इंसान तो उसके ऊपर ही टूट पड़ा है। उसे प्रखर पर गुस्सा आ रहा था, पर अनजाने में ही उसकी मुंह से बीच बीच में सिसकी निकल रही थी, जो प्रखर को और भी एक्साइटेड कर रही थी। प्रखर ने कुछ देर तक उसकी सीने, गर्दन और कॉलरबोन पर किस और बाइट करने के बाद वो थोड़ा ऊपर उठा और अपने कारनामे को संतुष्ट होकर देखा। नियति की सीना, गर्दन और कॉलरबोन पर उसके दिए लाल बाइट मार्क्स इस वक्त प्रखर को बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे वो मार्क देखकर सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुशी मिल गया हो। ये उसके खुद की कारीगरी जो थे। वो नियति की तरफ देखकर बेशर्मी से स्माइल करते हुए बोला, देखो बनी, तुम्हारी बॉडी में मेरे दिए मार्क कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसने नियति की आंखों में देखा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसकी दांत किटकिटा रहे थे। आज पहली बार वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। आज वो चाहकर भी इस इंसान के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं कर पा रही थी। कोई और होता तो वो अब तक मर चुका होता। क्या हुआ बनी, तुम इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रही हो? आप बेशर्म आदमी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और बाइट क्यों कर रहे थे? क्या दिखाई नहीं दे रहा है मेरी स्किन रेड हो रहा है? हाँ तो क्या हुआ? अगर ये निशान रहेगा तो सबको पता चलेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर कोई भी तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना कहकर प्रखर ने जल्दी से नियति की होंठ होकर अपना होंठ रख दिया और उससे पैशनेटली किस करने लगा। वहीं नियति तो डे से फिर से फ्रिज हो चुकी थी। नियति अपनी फेस को इधर उधर करने लगी, पर प्रखर ने उसकी फेस को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। जब 20 मिनट बाद नियति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, प्रखर ने उसे छोड़ दिया और पलटकर खुद बेड पर लेट गया और नियति को खींचकर अपने ऊपर लेटा दिया, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। प्रखर उसकी सिर को प्यार से सहलाने लगा और उसे हक कर लिया। नियति ने प्रखर को देखा, जो उसे ही प्यार से देख रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर प्रखर के सीने पर अपना सिर रख दिया। प्रखर की होंठों पर गहरी स्माइल आ गई। उसकी बनी उसके पास थी। वो ऐसे ही हमेशा अपनी बनी को अपने पास रखना चाहता था। प्रखर को रात में ज्यादातर नींद ही नहीं आता था। थोड़ा सा शोर होता था तो उसकी नींद खुल जाता था। वहीं नीचे सब बैठे हुए थे। आज कोई अपने रूम में नहीं गया था। नियति, आकाश और आदित्य के लिए खाना भेजने के बाद ही वो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अभी अभी उनका डिनर खत्म हुआ था, या यूं कहे कि किसी को भी खाने का मन नहीं था। पर कौशल्या जी, ब्रिजेश जी, संग्राम जी, चंद्रिका जी सब यहाँ बैठे हुए थे।
और खाते हुए विश्वनाथ जी और पार्वती जी से बात कर रहे थे। इसलिए वो सब भी वहां बैठे हुए थे। भूख तो नहीं थी किसी को भी, बस सब थोड़ा थोड़ा खाकर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। वरना सीखा जी, विपुल जी और अमृत कब का वहां से उठकर जा चुके होते। उन तीनों का ही मन बहुत खराब था, उन्हें नियति के लिए दोषी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तो विपुल जी और सीखा जी अपने रूम में चले गए। वहीं अमृत भी अपने रूम में चला गया। तभी अर्जित भी उसके पीछे पीछे रूम के अंदर आ गया। क्या हुआ? उसे रूम के अंदर आते देख अमृत ने भौहें उचकाते हुए पूछा। तो अर्जित बोला, भाई मुझे नियति के बारे में बात करना था। उसकी बात सुनकर अमृत की आंखें छोटी हो गई। दोनों बालकनी में चले गए और सोफे पर बैठ गए। बोलो, क्या बात करना है तुम्हें नियति के बारे में? अमृत ने बिना भाव के पूछा। तो अर्जित बोला, भाई आपको नहीं लगता नियति कुछ ज्यादा ही कर रही है? जबकि हम सब उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है हम सब ने गलती किया है, हमें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर उसके लिए हम सब उससे माफी मांग रहे हैं। पर उसकी नफरत मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हमारे लिए कम हो जाएगी। उसने तो रूही और नेहा को भी सजा दे दिया है। और आज उसने मोम को कितना सुनाया, जबकि मोम ने तो उसके लिए ही खाना बनाया था। भले ही उन्हें पता नहीं था कि नियति को वो खाना पसंद नहीं है, और वो भूल गई थी कि नियति को उस खाने से एलर्जी है। उन्होंने गलती से ये सब किया था, वो ये सब आराम से तो बता सकती थी ना। उसे इतना हाइपर होने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं लगता है कि उसने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया? आपने देखा ना उसकी बात से मोम कितना हट हुई और कितना रो रही थी मोम। उसकी बात सुन मार अमृत ने आपने आंखें सिकोड़ लिया और बोला, क्या तुम ये बताने आए थे? वैसे तुम खुद इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे देते हो? अगर तुम नियति की जगह होते तो क्या करते? अगर मोम डैड तुम्हें इस तरह से ट्रीट करते, तुम्हें छोड़कर सिर्फ मुझसे और बाकी सबसे प्यार करते, तो तुम क्या करते? अगर सब घर में तुम्हें इग्नोर करते, बात बात पर तुम्हें रूम में लॉक कर देते, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, तो तुम क्या करते? अगर कोई भी तुम्हारे बर्थडे को याद नहीं रखता, कोई भी तुम्हें विश नहीं करता, गिफ्ट नहीं देता, और तुम्हारे बर्थडे पर किसी और के साथ उसकी रिजल्ट आने की खुशी को सेलिब्रेट करने चले जाते, तो तुम्हें कैसा लगता? क्या करते तुम? जब तुम्हें अपनी बर्थडे पर किसी और के लिए बनाया गया फेवरेट डिश खाने को दिया जाता, जिससे तुम्हें सीरियस एलर्जी होता और उसे खाकर तुम मौत के मुंह में पहुंच जाते, पर तुम्हारे मोम डैड तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़कर अपने दूसरे बच्चों की परवाह करने घर में बैठे रहते, तो तुम क्या करते? उन्हें माफ कर देते या नफरत करते? और जिस लड़की की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया जाता, तुम उसे माफ कर देते या माफ कर देते? नियति की जगह खुद को रखकर एक बार के लिए सोचो। अगर तुम्हारे पास इन सब का जवाब है तो मुझे बोलो। अमृत बिना भाव के बोला और सोफे से सिर टिकाए बैठ गया। वहीं अर्जित तो स्तब्ध होकर बैठा था। उसके भाई ने सच कहा, कोई भी माफ नहीं करेगा, वो भी माफ नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि नियति उन सबको माफ कर दे? तो क्या भाई नियति हमें कभी माफ नहीं करेगी? क्या वो कभी भी हमें भाई नहीं कहेगी? ये कहते हुए पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने भाई के मुंह से पॉजिटिव आंसर सुनना चाहता था। अमृत सिर हिलाकर बोला, पता नहीं, हम तो कोशिश भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो क्या पता कब वो हमें माफ करेगी या नहीं। हम सबने नियति के साथ बहुत गलत किया है, खास करके मोम डैड और रूही को तो वो माफ नहीं करेगी मुझे लगता है। फिर भी हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जय, आकाश और आदित्य की तरह नियति हमें भी एक दिन भाई बोलेगी। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया। वहीं अर्जित ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे भी उन तीनों की नियति के साथ बॉन्डिंग देखकर बुरा लगता था। नियति उसकी बहन थी, पर उसकी ही गलती की वजह से वो उससे इतनी नफरत करती थी। अगर वो उसे प्यार देता तो नियति जय, आकाश और आदित्य की तरह शायद उसके साथ भी उतना ही क्लोज होती। उनके बीच भाई बहन का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता। पर ये सब उन दोनों की सोच थी। अगर ये पुरानी नियति होती तो शायद उनकी प्यार देखकर पिघल जाती और उन्हें माफ कर देती, पर ये नियति किसी को माफ नहीं करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ विपुल जी और सीखा जी के रूम में भी यही माहौल था। सीखा, आपको क्या जरूरत थी रूही की पसंद का खाना बनाने की? आपको एटलीस्ट एक बार तो पूछ लेना चाहिए थी ना, माँ या पापा से। वो जो कहती आप उसके हिसाब से बना देती। विपुल जी की बात सुनकर सीखा जी रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई विपुल जी, मुझे पूछना चाहिए था, पर मैं इतना एक्साइटेड थी कि पूछना ही भूल गई। और रूही किचन में थी, मैंने गलती से रूही को देखकर भूल गई कि मुझे नियति की पसंद का खाना बनाना चाहिए, और गलती से मैंने रूही की पसंद का खाना बना दिया।
ये आपने बहुत गलत किया सीखा जी, अब नियति हमसे और भी नफरत करने लगेगी। उसे तो यही लग रहा है ना कि आपने जानबूझकर वो खाना बनाता था, ताकि आप उससे बदला ले सके, उसे खाकर उसे फिर से बीमार कर सके। आपको पता है ना ये एलर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर बच्ची गलती से खा लेती तो बचपन की तरह ही अब उसकी हालत होती। तो क्या वो आपको दोष नहीं देगी? ऐसे भी हम सबने कब उसे प्यार दिया है, कब उसे भरोसा और सिक्योरिटी दिया है जो वो हम पर भरोसा करेगी। इतना कहकर विपुल जी ने एक कड़वी स्माइल दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें भी वही एलर्जी था। उन्हें पता था अगर गलती से कभी उन्होंने पीनट्स खा लिया तो उनकी हालत क्या होती थी। उन्हें तब ऐसा लगता था जैसे वो अभी मर जाएंगे सांस रुकने की वजह से। और उसकी बच्ची की एलर्जी तो उनसे भी ज्यादा थी। बचपन में तो उस एलर्जी की वजह से नियति को खून की भी उल्टी हो गई थी। सीखा जी ने आपने आंसू पोंछे और बेड पर लेट गई। उन्हें आज बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी खुद की ही बेटी को खो दिया था। सुबह का वक्त। नियति आज थोड़ी लेट उठी थी। जब वो उठी प्रखर जा चुका था। उसने फोन देखा तो प्रखर की तरफ से रात के 4 बजे टेक्स्ट मैसेज था। वो रात के 4 बजे यहाँ से गया था। नियति जल्दी से बात लेकर रेडी हो गई। आज उसे आपने ननिहाल भारद्वाज फैमिली में जाना था। उसके भाई अब्रॉड से आ गए थे। अगर वो नहीं गई तो वो बार बार उसे कॉल करेंगे। तुम दोनों पोछा मारते हुए अच्छी लग रही हो। तीनों भाई शेखावत मेंशन में। उन्हें आज बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी खुद की ही बेटी को खो दिया था। सुबह का वक्त। नियति आज थोड़ी लेट उठी थी। जब वो उठी प्रखर जा चुका था। उसने फोन देखा तो प्रखर की तरफ से रात के 4 बजे टेक्स्ट मैसेज था। वो रात के 4 बजे यहाँ से गया था। नियति जल्दी से बात लेकर रेडी हो गई। आज उसे आपने ननिहाल भारद्वाज फैमिली में जाना था। उसके भाई अब्रॉड से आ गए थे। अगर वो नहीं गई तो वो बार बार उसे कॉल करेंगे। अब आगे और यूज परेशान कर देंगे। अगर वो नहीं गई तो वो सीधा यहाँ शेखावत फैमिली में आ जाएंगे। और ये बात नियति इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके तीनों भाई यहाँ आकर उसका सारा खेल बर्बाद कर दे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाई प्रमित जहाँ जाता था, अगर वहाँ कोई नियति को थोड़ा कुछ कह दे तो वो सीधा वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देकर आता था। उसका कांड सिर्फ घर या फिर बिजनेस तक नहीं था। उसने कल ही नियति को मैसेज किया था कि वो आज सुबह ही उससे मिलने के लिए और लेने के लिए यहाँ शेखावत आ जाएंगे। इसलिए नियति को जितनी जल्दी हो सके निकलना था। क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानती थी। खास करके उसका सबसे बड़ा भाई पागल हो जाता था उसके लिए। एक बार जब वो एक मिशन पर गई थी स्पेशल हेड फोर्स के साथ साइंटिफिक रिसर्च करने, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था। जब बहुत दिन हो गया तब प्रमीत ने गवर्नमेंट की टीम से बात किया तो उसे पता चला नियति इतने दिन से किसी डेंजरस मिशन पर गई है जहां केमिकल बहुत खतरनाक था। अगर प्रिसिशन ठीक से ना लिया जाए तो मौत भी हो सकता है। उस वक्त वो इतना पागल हो गया था कि उसने पूरा ऑफिस तहस नहस कारण पर उतारू हो गया था। और याने सबके सामने ही ये धमकी दिया था कि अगर उसे अपनी बहन सही सलामत नहीं मिली तो वो रिसर्च सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा। प्रमीत नियति का भाई था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी हिम्मत नहीं थी उसे कुछ भी कहने की। वरना कोई और होता तो इतनी सीरियस धमकी के लिए जरूर उसे जेल में डाल दिया जाता। नियति वहां से नीचे चली गई। आज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नीचे सब बैठे हुए थे, वहीं रूही और नेहा दोनों पोछा लगाने में बिजी थी। ये देखकर न्यायो को बड़ा मजा आ रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। एक दिन इन दोनों ने भी नियति को पूरा घर क्लीन करवाया था, ये कहकर कि नियति ने स्टाफ और नेहा की इंसल्ट किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना वो कभी नहीं सुधरेगी। फिर जब नियति पोछा मारती तो ये दोनों उसमें भी गंदा कर देते, ताकि नियति को दोबारा पोछा मारना पड़े। और आज देखो ये दोनों घर में पोछा मार रही है। जब रूही और नेहा को किसी की पैर नजर आए, दोनों ने ऊपर देखा। नियति को आपने सामने खड़ी टेडी स्माइल करता देख दोनों की आंखों में नफरत उतर आई। तभी नियति ने पोछे हुए जगह को देखा और उस पर चलते हुए आगे चली गई। नियति, तुमने ये क्या किया? हमने अभी अभी इस जगह को पोछा था। क्यों तुम हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हो? रूही मासूमियत से आंखों में आंसू लाकर बोली। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगे। नियति पीछे मुड़ी और टेडी स्माइल करते हुए बोली, ओहो मैंने तो देखा ही नहीं, फिर से पोछा मार दो। वैसे तुम दोनों पोछा मारते हुए बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल सड़क में पड़े सुअर की तरह लग रही हो। मैं देख सकती हूँ तुम दोनों के अंदर ही मेड बनने की टैलेंट कूट कूट कर भरा है।
वैसे मेरे विला में मेरे पेट्स को क्लीन करने के लिए तुम दोनों अप्लाई कर सकती हो। मुझे लगता है तुम दोनों ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकती हो। अच्छी सैलरी भी दूंगी मैं तुम दोनों को, डोंट वरी। मिस्टर विपुल शेखावत, जितना तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं उसी 4 गुना ज्यादा दूंगी। बस मेरे पालतू जानवरों को क्लीन करना है। इस बारे में सोचकर बताना मुझे। वैसे अभी तो तुम्हें हर दिन ऐसे ही पोछा मारना चाहिए। नियति हल्के से हंसी और मुड़ गई और जाने लगी। वहीं जय, आकाश और आदित्य नियति की बात सुनकर हंसने लगे। वो ऊपर से नीचे आ रहे थे। वो तीनों भी उस जगह पर चलकर चले गए जहां पहले से ही पोछा लगा हुआ था, उसे गंदा करके चले गए। नेहा अपनी होंठों को बाइट करते हुए बोली, नियति तुम हमें नफरत करती हो, इसलिए तुमने हमें सजा तो दे दिया है ना, क्या ये काफी नहीं है जो तुम मुझे और रूही को इस तरह से इंसल्ट कर रही हो। रूही भी रोने लगी। आज तक उसकी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं हुई थी। नियति, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी और नेहा ने गुस्से में बस कुछ गलत चीजें बोल दिया था फ्रेंड्स के सामने। क्या तुम इस वजह से हमें इतनी नफरत करती हो और बुरी तरह से इंसल्ट करना चाहती हो? उन दोनों की बात सुनकर सीखा जी और अर्जित, विपुल जी को थोड़ा बुरा तो लगा पर वो कुछ नहीं बोले। नफरत, मुझे तुम देसे कूड़े की ढेर से नफरत नहीं घिन आती है, और ऐसे भी मैंने तुम दोनों सच में सीरियसली ऑफर दिया है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों बस मुझे इस काम के लिए ठीक लगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को ये ऑफर दिया। नियति उन दोनों को भिन्न से देखकर बोली, देसे दोनों कचरा हो। और यही बात रूही और नेहा के दिल में बुरी तरह से चुभ गई, और वो ये देखकर भी उदास थे कि उनकी फैमिली वाले भी नियति को कुछ नहीं बोल रहे थे। डे से उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। नियति डे से ही जाने वाली थी, तभी गार्ड चिल्लाते हुए अंदर आया। अरे सर, आप बिना परमिशन के ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो? सबने गेट की तरफ देखा जहां से 3 लड़के दंदनाते हुए अंदर आ रहे थे, और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये तीनों कौन है और बिना परमिशन के कैसे उनके घर में घुसे चले आ रहे हैं। पर नियति ने जैसे ही उन तीनों को देखा, उसका मन किया अभी अपना सिर पीट ले, क्योंकि ये तीनों कोई और नहीं उसके तीनों भाई थे, दोनों मामा जी के बेटे, जो यहां तक आ गए थे। अगर वो थोड़ी देर पहले घर से बाहर चली जाती तो कितना अच्छा होता। कल उसके भाई ने कहा था कि वो तीनों उसे लेने आएंगे, इसलिए उसे लगा अगर वो सुबह ही यहां से चली जाएगी तो ही ठीक रहेगा, उसके भाई को यहां आना ही नहीं पड़ेगा। ये तीनों उसके भाई नहीं, खुले सांड थे। जहां भी जाए उसके दोनों भाई सबको धमकी देते थे, और उसका दूसरा बड़ा भाई उन्हें कुछ भी करने से नहीं रोकता था, उल्टा वो बिना बोले ही कर जाता था। ये तीनों बस काम के टाइम ही सीरियस रहते थे, बाकी जब बात उस पर आए तो ये तीनों दूसरों काट खाने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके लिए उनका सारा बुद्धि ही गायब हो जाता था और तीनों ही बच्चे बन जाते थे। तभी एक गार्ड ने प्रमीत को रोकने के लिए गलती से उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रमीत ने गुस्से से उस गार्ड के कॉलर को पकड़ लिया और बोला, तुम रुकोगे मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलने से? इस मेंशन को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, जानते नहीं हो मुझे मैं प्रमित भारद्वाज में अपनी बहन के लिए क्या कर सकता हूँ। वहीं सीखा जी, जो अब तक उन तीनों लड़कों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो तीनों ही उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। अब ये नाम सुनकर वो हैरान हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गया। जब उन्होंने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर विपुल जी से शादी किया था, तब उनके डैड जगजीत भारद्वाज ने उनसे अपना सारा रिश्ता खत्म कर दिया था। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि विपुल 3 बच्चों का बाप था। वो तो विपुल को बर्बाद कर देना चाहते थे, सीखा की जिद की वजह से रुक गए। फिर जब सीखा ने शादी कर लिया तो उन्होंने सीखा से सारा रिश्ता खत्म कर दिया। सीखा जी की शादी को 20 साल हो गया था, तब उसके ये तीनों भतीजे बहुत छोटे थे। प्रमीत सिर्फ 5 साल का था, उससे छोटा बेटा 3 साल का था, और उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा 2 साल का था। सीखा जी ने बाद में उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया था, पर उनकी मां रुक्मणी भारद्वाज ने कभी भी उनसे रिश्ता नहीं रखा। उन्हें ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी जो हमेशा गलत फैसला लेती है। वहीं विपुल जी भी पहचान गए थे कि ये सीखा की मायके भारद्वाज फैमिली से है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ, और तुम सब कौन हो जो हमारे ही घर में आकर हमारे ही घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहे हो? अमृत सख्त भाव से भौहें उचकाते हुए कहा। बच्चों को नहीं पता था कि सीखा जी कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि किसी ने उनसे कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। तभी अर्जित भी गुस्से से बोला, हाँ कौन हो तुम तीनों जो घर में जबरदस्ती घुस रहे हो? और यहाँ कौन है तुम्हारी बहन?
अर्जित ने इतना कहा और गौर से देखा तो 2 लड़कों को वो पहचान गया, क्योंकि उनमें से एक उसके साथ ही एक क्लास में था, पर उनका डिपार्टमेंट अलग था इसलिए वो पहचान नहीं पाया। जिसके पीछे क्लास की सारी लड़कियां पागल थी और दूसरा शायद उनका सीनियर था और सब जानते थे कि वो भारद्वाज फैमिली से है। कैंपस में लगभग सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। वो उन तीनों को कुछ पूछने आगे जाता उससे पहले नियति आगे बढ़ गई। सब कंफ्यूज हो गए, आरती जी भी अपनी जगह से उठ गई। इतने सालों बाद आपने सामने अपने भतीजे को देखकर वो सदमे में थी। नियति को देखते ही तीनों भाई की आंखों में चमक आ गई। नियति के पीछे जय, आकाश और आदित्य भी थे। उन्हें डर था कि कहीं ये तीनों अनजान लोग उनकी बहन को चोट ना पहुंचा दे से नियति उनके पास गई। प्रमीत जिसने गार्ड की कॉलर को पकड़ रखा था उसने उसे झट से छोड़ दिया और आगे जाकर नियति के गले लग गया। प्रिंसेस देखो हम आ गए हैं। तुम यहाँ क्यों आई? इस बकवास जगह पर तुम घर क्यों नहीं आई? प्रमीत नियति की सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स बड़े भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको लगता है मुझे कोई छू सके? इतना किसी की औकात है? तो ये था नियति के बड़े मामा का बड़ा बेटा प्रमीत भारद्वाज, उम्र 25 साल, दिखने में किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा हैंडसम। इनके पीछे लड़कियां पागल है। इन्होंने बिजनेस की पढ़ाई के साथ साथ लॉ भी किया है। अभी ये नियति की एक लॉ फर्म को संभाल रहे हैं और अपने फैमिली बिजनेस में भी अपने डैड की मदद कर रहे हैं। तभी पीछे से 2 हाथ प्रमीत को पीछे खींच लिया। क्या भाई, हमें भी तो अपनी प्रिंसेस से मिलने दीजिए। आप तो अकेले ही हमारी प्रिंसेस से मिल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर एक लड़का प्रमित को साइड करके नियति को गले लगा लिया। ये था प्रमीत का छोटा भाई और नियति का सेकंड बड़ा भाई अरहान भारद्वाज, उम्र 23 साल। अभी ये कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। दिखने में बहुत हैंडसम और कॉलेज में बहुत सारे लड़कियों का क्रश, क्योंकि सबको पता है कि वो भारद्वाज फैमिली से है। ये भी नियति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नियति में इनकी जान बसती है। इनका भी अपना खुद का बिजनेस है जिसे ये स्टडी के साथ साथ मैनेज करते हैं। फिर लास्ट में एक लड़का आया और मुंह बनाकर अरहान को न्याय से दूर कर दिया और बोला, मैं छोटा हूं इसलिए आप दोनों हमेशा मुझे लास्ट में अपनी प्रिंसेस को हक करने देते हो। इसका बदला तो मैं एक दिन आप दोनों से लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने नियति को हक कर लिया और बोला, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा प्रिंसेस। नियति ने उसकी बचकानी हरकतें देखकर सिर हिला दिया। उसके दोनों बड़े भाइयों का भी सेम रिएक्शन था। तो ये नियति के छोटे मामा जी का इकलौता बेटा अरमान भारद्वाज था, उम्र 22 साल। दिखने में ये भी आपने दोनों भाइयों की तरह बहुत हैंडसम। सब हैरान और सदमे में थे। अर्जित की तरह रूही और नेहा दोनों भी सदमे में थी, क्योंकि वो दोनों भी इन 2 प्रिंस चार्मिंग को पाना चाहती थी। रूही को तो पूरा भरोसा था कि वो इनमें से एक लड़के को तो पटा ही सकती है, पर अब तो वो नौकरानी की तरह पोछा मार रही है। ये दोनों उन्हें देखकर क्या सोचेंगे? उनसे तो ज्यादा अट्रैक्टिव प्रमीत लग रहा था। देखा जाए तो भारद्वाज फैमिली की जीन्स ही एक्सीलेंट था। तभी जय, आकाश और आदित्य होश में आए। जय ने नियति को पीछे खींच लिया और अपने बाहों में छिपा कर बोला, कौन हो तुम सब और मेरी प्रिंसेस को अपनी प्रिंसेस क्यों कह रहे हो तुम तीनों? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।